हम लोग दिख रहे हैं आज ऐसा। तबीयत हाँ तो ठीक है, स्टार्ट कर दें अपन। हाँ ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में पीएम वेव, और कुछ 3 क्वेश्चन किए थे शायद उसके। अपन ने क्वेश्चंस नहीं किए, तो और क्या बोला मैंने? यही तो बोला, 3 क्वेश्चन किए थे, सबने मना कर दिया। चैप्टर पढ़ के मत बोल देना है जो पढ़ा ही नहीं है सर। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ईएम रेडिएशन अपन ने पढ़ लिया है। एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसफर, जैसे लाइट एनर्जी है, सन लाइट वो एनर्जी है, एक जगह से दूसरी जगह वेव की फॉर्म में होता है। उस वेव को बोलते हैं ईएम रेडिएशन। और वेव से रिलेटेड अपन ने कुछ टर्म्स और फॉर्मूले देखे थे और क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बॉडी से दूसरी बॉडी अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो वो एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में होता है। तो एनर्जी का ट्रांसफर एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में होता है, और उसी पैकेट को बोलते हैं क्वांटा। 1 पैकेट इज इक्वल टू 1 क्वांटा। लाइट के केस में इसी पैकेट को बोल देते हैं फोटोन। लाइट के लिए इसी क्वांटा को बोल देते हैं फोटोन। तो एनर्जी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह एक पैकेट में के फॉर्म में नहीं होता, नंबर ऑफ पैकेट के फॉर्म में होता है। और वो पैकेट एक जैसे होते हैं। जैसे अगर ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है पैकेट के फॉर्म में, 3 पैकेट है, यहां से यहां आए तो 3 पैकेट से एनर्जी आई, और इस पैकेट की एनर्जी और बाकी पैकेट की एनर्जी बराबर होगी। तो ऐसे बोल देते हैं तो कि एनर्जी क्वांटाइज्ड रहती है। क्वांटाइज्ड मतलब वही इक्वल पैकेट के फॉर्म में डिवाइडेड रहती है। अब एक पैकेट की एनर्जी सब पैकेट की एनर्जी बराबर है, तो अभी बात करें सिंगल पैकेट, सिंगल क्वांटा की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी फ्रीक्वेंसी के। प्रोपोर्शन हटेगा तो आ जाएगा E इज इक्वल टू एच न्यू। ई एनर्जी है इसकी एक पैकेट की, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो इसी को और क्या लिख सकते हैं, एच न्यू की जगह सी बाय लैम्डा। इसी को और क्या लिख सकते हैं, एच सी न्यू बार, क्योंकि 1/λ इज वेव नंबर। ठीक, यहाँ एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी और वैल्यू क्या होगी, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 क्या, जूल पर सेकंड भी नहीं, जूल सेकंड। देखो ना तुम, ये एच है, एनर्जी की यूनिट जूल है, ये नीचे गया ये पर सेकंड है, ऊपर आया तो सेकंड है, तो जूल सेकंड।
ना याद आए तो यहां से अपन निकाल सकते। ये एसआई यूनिट है, जूल सेकंड। ये कह सकते हैं एमकेएस सिस्टम में ये वैल्यू है और ये यूनिट है। अर्ग में बात करें तो 1 जूल में कितने अर्ग? 10⁻7 अर्ग। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड। किलो जूल सेकंड में कितनी हो जाएगी? 6.626 इंटू 10⁻⁻37। देखो जूल को किलो में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 आएगा, तो 10⁻⁻37 किलो जूल सेकंड। ठीक, थोड़ा सा कन्वर्जन पता होनी चाहिए। जूल, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्ग, ये सब। तो बताओ 1 कैलोरी 4.2 जूल, और 1 जूल में कितने अर्ग? 10�7 अर्ग। वो भी किया है हमने, वो वहां 1 जूल की जगह 10�7 रख दिया, तो ये सेकंड वाला आ जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, और एनर्जी की कोई यूनिट याद आ रही हो? लीटर एटमॉस्फेयर भी होती है, यहाँ काम में नहीं आएगी, थर्मोडाइनमिक्स में बहुत काम आती है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल। ठीक, ये एक पैकेट की एनर्जी है। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसफर एक पैकेट में नहीं होता, नंबर ऑफ पैकेट, बहुत सारे पैकेट में होता है। तो अज्यूम करते हैं कि n नंबर ऑफ पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है। तो ये सब एक एक पैकेट की एनर्जी है। अगर 2 पैकेट की एनर्जी होती तो इंटू 2, 3 की होती तो इंटू 3, n पैकेट की है तो टोटल एनर्जी, इसको बोल देते हैं टोटल एनर्जी, इज इक्वल टू क्या क्या फॉर्मूले बन जाएंगे? एन एच न्यू, एन एच सी बाय लैम्डा, एन एच सी बाय लैम्डा, और एन एच सी न्यू बाय, ये फॉर्मूले बन जाएंगे। यहाँ पे n नंबर ऑफ पैकेट्स है। तुमसे कैसे पता लगेगा कि ये वाले फॉर्मूले लगाने या वो वाले फॉर्मूले लगाने? कि उसमें बोलेगा नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं, या बोलेगा फाइंड नंबर ऑफ पैकेट्स, तो ये वाले फॉर्मूले लगाने। वापस से फॉर्मूले आसान, चीजें आसान, गलतियां होती है यूनिट। तो एक बार हम देख ही लेते हैं कि क्या किस यूनिट में गिवन है और क्या किस यूनिट में पुट करके किस यूनिट में आंसर आएंगे। देखो क्या क्या चीजें यहाँ, एनर्जी है, एच है, और वेवलेंथ है। एनर्जी, एच, वेवलेंथ, वेव नंबर, और सी भी है। फ्रीक्वेंसी की तो यूनिट सेकेंड इनवर्स है, तो वो तो एमकेएस सिस्टम में एनर्जी जूल में, एच जूल सेकंड में, ये वाला वैल्यू पुट करते वक्त इतना बोझ लेके नहीं चलेंगे। 6.6, कभी मूड हुआ तो 6 भी ले लेंगे। ये मूड हुआ का मतलब समझ रहे हो? ऑप्शन अगर दूर दूर है तो लेमडा मीटर में, वेव नंबर मीटर इनवर्स में, सी मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। सीजीएस सिस्टम में अर्जनी
अर्ज तो कुछ अलग चीज होती है। अर्ग, अर्ग, एच, अर्ग सेकंड, वेवलेंथ, सीजीएस है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो वेवलेंथ सेंटीमीटर, वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स में, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, तो बस सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यही है जिससे हम गलतियों से बच सकते हैं। तो और चीजों को अगर आसान करें ना, क्वेश्चन में अब जो लिखने जा रहा हूँ वो काफी मदद करेगा। देखो, एच पुट करोगे, सी पुट करोगे, क्या नहीं? हाँ, तुम 19 बोलो या उसको 20 बोल के उधर ले जाएं तो एक ही बात है। तो 2 × 10⁻25। तुम क्या बोलते हैं? 19 × 10⁻, तुम बोल रहे थे ना? तो फिर आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हो? मार्क्स में भी पता लगता है। हाँ, तो ये याद कर लो, थोड़ा आसान रहेगा। 2 × 10⁻25 एम के एस में। तो एच सी को डायरेक्ट वो रख देंगे, थोड़ा आसान हो जाएगी चीजें। ऐसे ही, ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला, वेवलेंथ, या ये कह दे एनर्जी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर गिवन हो या पूछी हो, 12400 बाय वेवलेंथ। हाँ, ये एंगस्ट्रॉम। देखो, ये फॉर्मूला कब काम का? एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हो और वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में पूछी हो। कन्वर्ट करने में ज्यादा वक्त लग जाएगा, उससे अच्छा वो याद कर लो। या उल्टा, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में गिवन हो तो एनर्जी यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। किसकी एनर्जी? फोटोन की, एक क्वांटम। तो स्टार्ट करते हैं, नोट कर लो ये। हाँ, एक बार ऐसे तो पलटो, पलटो ना यार, ऐसे नहीं, ऐसे। कमी है कॉफी की, मजा आता है इसमें। ऐसा कुछ मैंने बहुत रेयर ही देखा है। मतलब इतना छोटा छोटा लिख के पूरे चैप्टर को एक पेज पे अभी तक लिख दिया इसने, एक पेज, 3 पेज है। ठीक है, चलो। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। Calculate the frequency and energy of a photon having wavelength 4000 angstrom. Having wavelength 4000 angstrom. डिवाइड करके बोलो ना, फ्रीक्वेंसी बोलो।
7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं। 3.1 इंटू, अच्छा इलेक्ट्रॉन नहीं, मैं जूल में पूछ रहा हूँ। 4.9 इंटू 10 की पावर 4.9 इंटू 10 की पावर -19, जो कोई बोल रहा था। है? पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। एच सी को डायरेक्टली लिख दो ना, 2 इंटू 10 की पावर -25। वेवलेंथ, अब ये अपन ने एमकेएस में लिखा है, तो नीचे वेवलेंथ भी तुम मीटर में लिखोगे, तो 4000 इंटू 10 की पावर -10, तो 4 इंटू 10 की पावर -7, तो ये 2/4.5, मतलब कि 5, और 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -4.10 की पावर -19 2। अपन 4.9 बोल रहे थे या 4.5 बोल रहे थे? 4.9, तो एक ही बात है ना। ऑप्शन या तो 4.9 होगा, तो अपन समझ लेंगे। दूसरा क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी। क्या फॉर्मूला लगाते? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो सी कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 8। ये किस यूनिट में है? एमकेएस में, मीटर पर सेकंड में, तो वेवलेंथ भी नीचे मीटर में आएगा। मीटर में कितना है? 4 इंटू 10 की पावर -7, तो 3/4.75 इंटू 10 की पावर 14, और ये 15, तो 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। कोई डाउट? The wavelength of photon having energy E is 6000 angstrom. The wavelength of photon having energy E is 6000 angstrom. Then determine wavelength of photon having energy 3E. टू थाउजेंड एंगस्ट्रॉम। वैसे तो ज्यादा फैन चलाने की जरूरत नहीं थी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये रहा। तो अगर एनर्जी 3 टाइम हुआ है, 3 टाइम बड़ा है, तो वेवलेंथ 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 ऑफ 6000 इज 2000। वरना रेशियो लो, E1 बाय E2 इज इक्वल टू λ2 बाय λ1। E1 कितना है? E, E2 कितना है? 3E। λ2 निकालना है, और ये 6000, तो λ2 आ जाएगा 2000 एंगस्ट्रॉम। 3 इंटू 10 की पावर 8 फोटॉन्स। 3 इंटू 10 की पावर 8 फोटॉन्स
of a certain light radiation of certain light radiation has energy 1.5 joule, then calculate wavelength in meter. E is equal to n hc by lambda. n given है और lambda निकालना है, तो lambda is equal to n 3 into 10 की power 8 hc 2 into 10 की power minus 25 energy E 1.5, तो आ ही गया 4 into 10 की power, थोड़ा कैलकुलेशन से बच जाते हैं. नेक्स्ट लिखो, अ बल्ब emits a bulb emits a light of wavelength 4500 angstrom. 4500 angstrom. If the bulb is rated as 150 watt and 8% of this energy and 8% of this energy is emitted as light, then how many photons are emitted by bulb per second? Two point 7 into 10 की power
प्लस 90। तो देखते हैं वॉट मतलब क्या होता है। पावर, पावर मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि वो बल्ब 150 जूल एमिट कर रहा है पर सेकेंड। क्वेश्चन में नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड में ही पूछे हैं। तो 150 जूल एक सेकंड में एमिट कर रहा है और एक सेकंड की ही बात करिए तो एनर्जी आ जाएगी 150 जूल। ठीक। अगर कुछ और टाइम की बात करी होती तो दो ऑप्शन थे, या तो जैसे बोला होता 10 मिनट के लिए निकालो, 1 मिनट के लिए निकालो, या 10 सेकंड के लिए निकालो। जैसे बोला 10 सेकंड के लिए निकालो। एक ऑप्शन तो ये है कि यही एनर्जी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर आगे सॉल्व करो। दूसरा ऑप्शन ये है कि यही सॉल्व करो, नंबर ऑफ फोटोन निकालो, और नंबर ऑफ फोटोन वो एक सेकंड के आएंगे। तो ठीक है, एनर्जी आ गई। अच्छा, अब इस एनर्जी का भी 8% ही यूज हो रहा है। किस फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में। तो एक्चुअल में एनर्जी जो आई वो आई 150 का भी 8%। तो अब इसको इस तरह से लिख देंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे। कैंसिल हो रहा है थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं। तो ये आ गया 12, 12 भी आ रहा है बस। ठीक है, 12। तो एनर्जी इज इक्वल टू एन एच सी। तो 2 × 10⁻⁻25 और डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो 45 इंटू 10 की पावर मीटर में रखेंगे तो इंटू 10 की पावर -10 करते हैं तो ये -8 आ गया, क्योंकि दो जीरो यहाँ पे। बस इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना है। तो ये कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई करना है 45 × 6 तो कितना आ गया 270। और 10 की पावर कितनी आ गई, 10 की पावर +70। तो इसको लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 की पावर 90। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आए हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो ट्रांसफर होते हैं वो कैसे होते हैं? होल नंबर में 1 2 3 4 5 6 आधे अधूरे पैकेट नहीं होते। पैकेट है, जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये जो 2.7 आया है ये चलेगा या इसको 3 करे? अरे चलेगा यार, ये पीछे इतने सारे जीरो है तो सही। चलेगा ना, ये डेसिमल नहीं है ये एक्चुअल। हाँ, ये नहीं आता, 2.7 ही आता, पावर ही नहीं आती तो 3 करते हम। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वो पूछेगा नंबर ऑफ पैकेट्स बताओ, तुम सब कुछ सही सही रख रहे हो, बिना अप्रोक्सीमेशन के रख रहे हो, और आ गया 3.1। तो ऑप्शन में तुम 3 टिक करोगे क्योंकि पैकेट पूरा होगा, अधूरा नहीं। यहीं पर 10 मिनट की बोल देगा तो वो इंटू ये 1 सेकंड की है, तो उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर ले। नेक्स्ट, ये आया हुआ सवाल है जो अपन नेक्स्ट लिख रहे हैं। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, the value of Planck's constant is 6.63 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। Value of speed of light is 3 into 10 की पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड। Which value is closest? Which value is closest
to the wavelength in nanometer for a quantum of light with frequency 6 into 10 की power 15 hertz. Hmm. 50 देखो पता नहीं क्या क्या भूला गया है ये सब नहीं भी बोलता ना ये एच नहीं लेता सी नहीं लेता फ्रीक्वेंसी लेता तो भी ठीक है उल्टा अच्छा है कि फ्रीक्वेंसी की स्पीड ऑफ लाइट नैनोमीटर में दे दिया कुछ भी कन्वर्ट ही नहीं कर क्या करें ये लगा देते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय कुछ कन्वर्ट ही मत करो सी नैनोमीटर में ही रख दो आंसर नैनोमीटर में आ जाएगा तो 3 इंटू 10 की पावर 17 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर 15 तो कितना आ गया 300 बाय 650 और अपने आप ही नैनोमीटर में ठीक कोई तकलीफ नेक्स्ट लिखो आयोडीन मॉलिक्यूल dissociate into atoms after absorbing 4000 angstrom wavelength. Iodine molecule dissociate into atoms after absorbing 4000 angstrom wavelength. If one photon of radiation is absorbed by each molecule of iodine, then determine kinetic energy of iodine atom if bond energy of I2 is equal to 240 kilojoule per मोल ये सवाल
कौन क्या बोल, हाँ क्या बोल रहे हो? 60 किलो जूल पर, मैं एक एटम की पूछ रहा हूँ और एक एटम नहीं बोला क्या मैंने? काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयोडीन एटम। क्वेश्चन ही समझ ही आ ही नहीं रहा। ऐसा हो रहा है क्या किसी के साथ? 5 × 10⁻⁻20। ये तो तुमने वो बताया है ना, 5 × तो की वो कितनी एनर्जी, और वो भी शायद गलत बताया है। अरे हंसने की क्या बात हो गई लड़की, हंसे ही जा रही है, हंसे ही जा रही है। तो बगल वाली को इंटरेस्ट नहीं है, वो उसको हंसाया जा रही है, बगल वाली कह रही है चुप हो जाए। ऐसी फीलिंग हो रही है ना? नहीं हो रही? कैसे बोले उसके साथ? 10⁻⁻19। वेरी गुड। 10⁻⁻19 जूल। और किसी के आया ये आंसर? चलो करें अपन सॉल्व। देखो इधर, इधर कोई बात नहीं, पहले तो क्वेश्चन ही समझते हैं क्या कह रहा है। ऐसा बोल रहा है कि आयोडीन का मॉलिक्यूल है। क्या होता है आयोडीन का मॉलिक्यूल? I2। इसके ऊपर 4000 एंगस्ट्रॉम का फोटोन आ रहा है, और उसकी वजह से ये आयोडीन का मॉलिक्यूल एटम में टूट रहा है। आयोडीन एटम में टूट रहा है। तो ये एक मॉलिक्यूल कितना एटम में टूट गया? 2 एटम में। 10⁻⁻19। तुमने क्या बोला था वो? पूरा सॉल्व करके बोला था। हाँ, किसने? उसने कि तुमने? कि दोनों ने मिलके? हाँ तो वो ठीक है। थोड़ा सा एक, हाँ एक स्टेप थोड़ा सा कम रह गया, बस ठीक है मान लो। ये आया, इसने तेरा, ये आया और इसने इसको तोड़ा। अब बोल रहा है कि बॉन्ड एनर्जी I2 को टूटने की 240 किलो जूल पर मोल। तो देखो क्या हुआ होगा। ये आया कुल एनर्जी लेके अपनी, उसमें से जो बॉन्ड एनर्जी है वो खर्च हो गई इसको तोड़ने में, कुछ वहां पे गिवन है। हालांकि ये एक की गिवन नहीं है, एक मोल की गिवन है, तो एक सिंगल I2 की निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये कुछ एनर्जी लेके आया, ये एनर्जी खर्च हो गई इसको तोड़ने में। बाकी एनर्जी कहाँ है? इनके पास है। वो इनकी काइनेटिक एनर्जी है, वो तुमसे निकालने को पूछा है। क्वेश्चन पल्ले पड़ा। अब अपन सॉल्व करने पे आते हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये कितनी एनर्जी लेके आया। तो एनर्जी जो लेके आया
एच सी बाय लैम्डा लगा देते हैं, क्योंकि पता है अगर तुम वो 124 ऐसा नहीं है यार कि मतलब एंगस्ट्रॉम में दे दिया तो 12400 ही लगा देंगे। यहाँ ये जूल में है ना, तो ये भी जूल में निकालेंगे। तो ऐसे कर लेते हैं ना, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, और एच सी अपने को पता ही है 2 × 10⁻⁻25, और वेवलेंथ मीटर में 4 × 10⁻⁻7। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, 2/4 1/5.2, अच्छा 5 आएगा ना यार, 1/2 तो 0.5, 5 × 10⁻⁻19 किस यूनिट में, जूल में। ये एक फोटोन एनर्जी लेके आया है अपने साथ, वो एनर्जी I2 को इसने दे दी। अब ये भी तो देखें कि I2 को टूटने में पूरी ही लग गई या इससे कम लगी। देखो अगर इससे ज्यादा एनर्जी लगेगी ना टूटने में, तो टूटेगा ही नहीं। तो अब काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो होना ये चाहिए एक्चुअल में कि इसको टूटने की जो एनर्जी एक्चुअल में लगनी चाहिए वो इससे कम आनी चाहिए। अब कितनी लगेगी वो कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो अब लेकिन चक्कर क्या है ना, ये जो तोड़ने वाली एनर्जी है ये 1 मोल की दे रखी है। तो 1 मोल की एनर्जी दे रखी है 240, 1 मोल की, वो भी किलो जूल। तो पहले जूल में निकाल लेते हैं। तो 240 इंटू 10⁻³ ये एनर्जी है जिससे एक मोल, एक मोल I2 के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं। 1 मोल का मतलब ये वो एनर्जी है जो कि लग रही है 6 × 10⁻23 आयोडीन के मॉलिक्यूल के लिए। तो समझना, 6 × 10⁻23 के लिए इतनी एनर्जी लग रही है जूल में, तो 1 के लिए कितनी लग रही है, 6 × 10⁻20 से डिवाइड करो, तो ये कैंसिल हो रहा है। और 4 × 10⁻⁴ और ऊपर गया तो -19 जूल। ये वो एनर्जी है जो आके स्ट्राइक कर रही है, ये वो एनर्जी है जो एक को ब्रेक करने में लग रही है। तो अब हम क्या निकाल ले, रिमेनिंग एनर्जी कितनी, 5 × 10⁻⁻19 इंटू माइनस माइनस 4 × 10⁻⁻19। ठीक है, 10⁻⁻19 कॉमन लिया, 5 - 4 1 आया, तो ये सॉल्व होके आ गया 10⁻⁻19 जूल। कितनी एनर्जी बच गई तब, इसको टूटने के बाद। तो ये टूट गया। अब तो ये 10⁻⁻19 एनर्जी किसके पास है, देखो I2 तो टूट गया, इन दो आई के पास मिला के इतनी एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी पूछिए एक की, तो इतना बाय 2। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आई एटम इज इक्वल टू 10⁻⁻19/2, 5 × 10⁻⁻20 जूल। ये है आंसर, ये था सवाल जो है। कोई डाउट है तो पूछो।
यहाँ पे बहुत सारे डाउट पूछे जा रहे हैं। Na से डिवाइड क्यों किया, दो फोटोन आ रहे हैं ना, तो एक बार वापस से देख लेते हैं। Na से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये एनर्जी 1 मोल को तोड़ने में लग रही है। मतलब ये बोल सकते हो 6 × 10⁻23 आयोडीन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में एनर्जी जो लग रही है वो 420 है। क्या हो गया, वो 240 है किलो जूल। तो एक के लिए 240/m, ये एक आयोडीन के लिए आई। दूसरी बात, एक आयोडीन मॉलिक्यूल पे कितना फोटोन आके गिरा है, एक क्वेश्चन में लिखा है ईच I2 मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब्स 1 फोटोन, तो 2 फोटोन नहीं, ये एक फोटोन इस एनर्जी का गिरा है। एंड में 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये टोटल एनर्जी 10⁻−19 टूटने के बाद आयोडीन मॉलिक्यूल के 2 हिस्से हो गए, तो इनके पास इक्वली हमने डिवाइड होते हुए एनर्जी मानी, तो 10⁻−19/2। तो अब अपने पास एनर्जी का ड्यूअल नेचर आ गया। ईएम वेव जो मैक्सवेल ने दिया था वो क्या कहता है, एनर्जी का ट्रांसफर वेव की फॉर्म में होता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्वांटम पैकेट की फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो ये पार्टिकल नेचर बताया। एक्चुअल नेचर क्या है लाइट का, ड्यूअल नेचर। कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जो वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, तो इसलिए ड्यूअल नेचर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये अब इंपॉर्टेंट बातें चालू होने जा रही है, यही चैप्टर का मेन पार्ट है, बोर्स मॉडल। तो सबसे पहले तो कुछ बातें, इसने क्या किया, इसने क्वांटम थ्योरी एंड क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स को आपस में मिक्स कर दिया। क्वांटम थ्योरी क्या, जो अभी अपन ने पढ़ी, एनर्जी क्वांटाइज्ड है। क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स मतलब फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले इसने एटम के ऊपर अप्लाई कर। वो कुछ फॉर्मूले क्या है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, K Q1 Q2/r², सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटवर्ड mv²/r, और ऐसी एंगुलर मोमेंटम mvr। तो वो कुछ इसने यहाँ अप्लाई कर दिए, वो आगे आते जाए। सेकंड, ये एप्लीकेबल है ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के ऊपर, मतलब सिर्फ ऐसे एटम जो एक इलेक्ट्रॉन रखते हो। तो ऐसा तो हमारी नजर में सिर्फ कौन है, हाइड्रोजन। तो क्या सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर एप्लीकेबल है, नहीं, हीलियम के ऊपर भी एप्लीकेबल है अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, क्योंकि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक निकाल दिया तो एक रहा, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। ऐसे ही Li+2 के ऊपर एप्लीकेबल है। ऐसे ही अगर सोडियम पे बात करें तो Na+10 पे एप्लीकेबल है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11।
1 का बचेगा, 10 हटा देंगे, इस पे एप्लीकेबल है सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ये बात ही नहीं करता, तो यही इसका ड्रॉबैक भी आएगा, ड्रॉबैक इसमें भी आएगा, तो एक ड्रॉबैक तो यही मिल गया। थर्ड, इसने इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया है एज अ पार्टिकल। तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड, इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह माना है। तो ये तो पढ़ने से पहले की कुछ बात। अब कुछ पोस्टुलेट है, कुछ बातें हैं जो इसने कही, तो जैसी इसने बातें कही वही अपन देखते हैं और समझते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड सेम बात जो रदरफोर्ड ने कही। कौन सी? न्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसमें काफी चीजें ना रदरफोर्ड के मॉडल से चुराली बोल सकते हो। तो इसने कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया, थोड़ी सी मैथ्स अच्छी थी इसकी। दूसरा, फिजिक्स के फॉर्मूले उठा लिए और क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो आई उसको एटम के ऊपर अप्लाई कर दिया और रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर। अगर रदरफोर्ड का मॉडल नहीं होता तो शायद ये इस डायरेक्शन में काम ही नहीं करता। तो फर्स्ट पोस्टुलेट वही कि न्यूक्लियर पार्ट होता है एंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड पॉजिटिव चार्ज। वही कि न्यूक्लियस छोटा होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से मास, और पूरे के पूरे एटम का मास उसके सेंटर पे रहता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये सेम रदरफोर्ड की बात है। सेकंड वही बात जो रदरफोर्ड ने कही थी, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं with high velocity in closed circular orbit, और दो फोर्सेस उनके ऊपर बैलेंस हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये यहां तक तो सेम वही बात है जो रदरफोर्ड। अब आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा इसने क्या कहा। थर्ड पोस्टुलेट, only those orbits are possible in which angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, वो इंटीग्रल मल्टीपल हो h by 2 pi। यहाँ पे ये जो n है ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा, और इसी को ऐसे भी बोला जा सकता है mvr इज इक्वल टू n हैश। ये हैश का मतलब है h by 2 pi। तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये है कि mvr की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जैसे mvr एंगुलर मोमेंटम हो सकता है 1h by 2 pi, 2h by 2 pi, 3h by 2 pi एंड सो ऑन। क्या नहीं हो सकता है? जैसे 1.5 h by 2 pi ये नहीं हो सकता है। अच्छा, 3.5 h by pi ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला है h by 2 pi के
इंटीजर मल्टीपल में होना चाहिए, तो h बाय पाई है, तो पहले तो नीचे 2 बनाओ, तो 2 ऐसे नहीं बनेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7h बाय 2 पाई, तो होल नंबर आया, ये पॉसिबल है। यहां पे ये जो n है ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर तो है, साथ में ये क्या बता देता है? देखो, दो लोग नहीं, दो बातें सामने आ रही है। एक तो कोई बोल रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, और दूसरा कोई बोल रहा है ऑर्बिट नंबर। हंसने की बात नहीं है, इनमें बहुत अंतर है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और ऑर्बिट नंबर में बहुत अंतर है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स मतलब तो कुल मिला के कितने ऑर्बिट, और ऑर्बिट नंबर मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। अब नंबर ऑफ तुम लोग, एक तो तुम लोग का नंबर 100 हो गया, एक मैं बोलूं कौन से नंबर, 1 की 2 की 3 की 4th नंबर या 5th नंबर, तो अंतर है ना यार। अब बताओ यहाँ एन का मतलब क्या है? यहाँ एन का मतलब है ऑर्बिट नंबर, कौन सा ऑर्बिट। अब जब भी तुम ये बोलो तो तुम्हें डिफरेंस भी पता होना चाहिए, और एन को अब से बोलना ऑर्बिट नंबर, फर्स्ट नंबर का ऑर्बिट या सेकंड, जैसे यहाँ 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट। तो सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है जहां पे एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h बाय 2 पाएगा, कुल मिला के ऑर्बिट्स पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह। ये थर्ड पॉसिबिलिटी है। फोर्थ पॉस्टुलेट, फोर्थ पॉस्टुलेट, उसने इन ऑर्बिट्स को नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी, स्टेशनरी वर्ड से क्या समझते हो? रुका हुआ। तो क्यों बोला ये स्टेशनरी ऑर्बिट? स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए बोला कि ये सपोज एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, तो उसने बोला इसको तुम फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट बोल दो, इसको सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट बोल दो, इसको थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट बोल दो, तो बोल सकते हैं फर्स्ट पूरे ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमे उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। फर्स्ट ऑर्बिट में यहां हो यहां हो यहां हो, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, तो उसको बोला स्टेशनरी ऑर्बिट। पूरे ऑर्बिट पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो एनर्जी कांस्टेंट। ऐसे ही सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा हो, उस पूरे सेकंड ऑर्बिट में हर जगह उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, थर्ड ऑर्बिट में भी कांस्टेंट रहेगी। पर ये जो कांस्टेंट 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 है, ये आपस में अलग अलग रहेगी। फर्स्ट ऑर्बिट में पूरी सेम एनर्जी, सेकंड में पूरी सेम एनर्जी, पर जो फर्स्ट और सेकंड की एनर्जी है वो अलग होगी, थर्ड की अलग होगी, फोर्थ की अलग होगी। तो स्टेशनरी ऑर्बिट क्योंकि एक पर्टिकुलर, अच्छा ये एनर्जी, एक मजे की बात, ये एनर्जी, स्टेशनरी ऑर्बिट बोला, ये एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन की या ऑर्बिट की? इलेक्ट्रॉन की या ऑर्बिट की एनर्जी? देखो बोला ऑर्बिट को स्टेशनरी है और एनर्जी है इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिट की कोई एनर्जी नहीं, ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ऑर्बिट की एनर्जी नहीं है। तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे भी सही, -13.6 -3.4, अगर हल्का फुल्का तुम्हें याद है तो वो -13.6 एनर्जी ऑर्बिट की नहीं है, इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी -13.6। तो ये बोल सकते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए बोला क्योंकि इलेक्ट्रॉन will have
constant energy at each orbit, but that energy will be different जब ऑर्बिट बदलेगा तो इसीलिए स्टेशनरी ऑर्बिट बोला। फिफ्थ, इन्हीं ऑर्बिट को शेल भी बोल सकते हैं। ये ऑर्बिट 1 2 3 है, इसी को बोल सकते हैं के एल एम एन, इस तरह से शेल नंबर। सिक्स क्वेश्चन, हर ऑर्बिट की एनर्जी अलग है। अगर इलेक्ट्रॉन को किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाना है तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा। देखो इलेक्ट्रॉन की यहाँ एनर्जी अलग है, यहाँ एनर्जी अलग है। अब यहाँ से यहाँ जाना है तो एनर्जी के डिफरेंस की भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो सिक्स पोस्टुलेट क्या है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी will take place during transition of electron from any higher orbit to lower orbit or lower to higher orbit। तो इसको अपन चित्र से समझते हैं। ये ऑर्बिट है 1 2 3। अगर इलेक्ट्रॉन को सपोज ये फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट जाना है तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, इसको बोलेंगे डेल्टा ई। अब देखो नीचे जो एनर्जी होती है ये आगे आएगा जब अपन एनर्जी पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा आइडिया अगर यहाँ ले लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। समझ आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आए तो आगे पढ़ेंगे। लोअर ऑर्बिट जो है, नीचे वाले ऑर्बिट जो है उनकी एनर्जी होती है कम, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम। अब जब भी मैं ऑर्बिट की एनर्जी बोल रहा हूं ना तो तुम उसको इलेक्ट्रॉन की ही सुनना। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है सबसे कम, और ऐसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती जाती है। तो अगर कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पे जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाएगा तो कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाली जगह जा रहा है तो एनर्जी का गेन करेगा या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। उल्टा हायर से लोअर एनर्जी पे आ रहा है तो एनर्जी को लूज करेगा या एमिट करेगा। ठीक है, और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट हुई है उसको बोलेंगे डेल्टा ई। और निकालेंगे कैसे इसको? ई हायर माइनस ई लोअर। ई हायर का मतलब क्या है? हायर ऑर्बिट पे एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट पे एनर्जी। ध्यान से सुनना, डेल्टा ई क्या होता है? रेंज। रेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। नीचे से ऊपर गया तो हायर माइनस लोअर, ऊपर से नीचे आया तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? यही फॉर्मूला लगाएंगे, तब भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। माइनस माइनस कुछ नहीं, यही फॉर्मूला, यही आंसर। क्यों? कोई भी एक जना अगर समझाना चाहे अच्छा सा लगेगा। चेंज नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब मजा नहीं आया। चलो मैं ही ये बता दो, चलो तुम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे एनर्जी एब्सॉर्ब या एमिट होगी इसकी फॉर्म में? फोटोन। फोटोन
ये किसके ऊपर बेस्ड है? क्वांटम थ्योरी। ये बोलेगा एनर्जी का ट्रांसफर पैकेट के फॉर्म में होता है, जैसे अभी प्लैंक ने बोला ना, बस उसी बात को इसने दिमाग में बैठा लिया। तो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है ना, ये पैकेट के फॉर्म में हो रहा है। ये 1 पैकेट एनर्जी का है, ठीक है। अब एनर्जी का पैकेट नेगेटिव में नहीं होगा, ये एनर्जी का पैकेट है, नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो हमेशा ज्यादा एनर्जी में से कम एनर्जी माइनस करोगे। फिर तुम सोचोगे तो फिर क्या ही मतलब हुआ, नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए। देखो दोनों का मतलब अलग अलग हुआ। नीचे से ऊपर जा रहा है, जैसे अपन गैप की बात कर लेते हैं, 1 से 2 का गैप होता है 10.2, पढ़ेंगे अपन। तो ये बोलेंगे 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 10.2 का फोटोन एब्सॉर्ब करेगा। अब 2 से 1 आ रहा है तो ये थोड़ी बोलेंगे कि -10.2। 2 से 1 आ रहा है तो ये बोलेंगे 10.2 ही एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। तो माइनस की तो कोई बात आई ही नहीं। इसीलिए ज्यादा एनर्जी में से कम एनर्जी माइनस करेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये एक पैकेट की एनर्जी आएगी। नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम बोल देंगे एब्जॉर्ब हुई है एनर्जी, ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम बोल देंगे एमिट हुई है एनर्जी। आया समझ में? नोट कर लो। इजी ही लगा या टफ लगा? इजी लगा, ठीक है। नहीं पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि इसके बाद रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी के डेरिवेशन है, फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन है, तो अपन शुरू हो जाएंगे तो रुक नहीं पाएंगे। इसलिए नेक्स्ट क्लास में ही अपन शुरू करेंगे, ठीक। कहाँ कहाँ कहाँ? हेलो हेलो हेलो, अंदर 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 अंदर। ठीक है चलो, ओके, बाय।